20s में है, कोई 30s या 40s 50s में है और कोई 60s में है। हाँ जी। तो इन लोगों के लिए क्या टर्म्स कंडीशन होती है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर 50 साल का एक आदमी उस टाइम पे वो सोच रहा है कि मुझे कहीं पे इन्वेस्ट करना है, उसने जी। पहले कभी नहीं किया, तो जी। उसके लिए फिर कहीं एक्विटी तो मुझे लगता नहीं कि शायद आप प्रेफर करेंगे कि वहाँ पे उन्हें जाना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एज फैक्टर इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हम प्लान बना रहे हैं या जो भी हमने अभी तक बात करी, वो प्लान काम कब करेगा। वो काम टाइम की वजह से ज़्यादा कर रहा है रादर दैन कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, कौन सा शेयर ले रहे हैं, किस फंड में डाल रहे हैं। आप टाइम दे रहे हैं अपने पैसे को ग्रो करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप यंग हैं, ऑब्वियसली अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो अभी स्टार्ट करिए। हाँ। अगर आप यंग हैं और आपने स्टार्ट कर दिया है तो आपके पास टाइम है आपके फेवर में, तो आपको 30-40 साल का कंपाउंडिंग मिलेगा। तो यस, डेफिनेटली मार्केट के जितने भी साइकिल होंगे ऊपर नीचे जाने के, वो सारे आप क्रॉस करके पॉइंट ए से पॉइंट बी जब आप पहुंचेंगे तो आपका अच्छा खासा ग्रोथ हो जाएगा। एक 40-45-50 साल का व्यक्ति, उसकी लाइफ स्टेज भी समझना ज़रूरी है। वो अपने करियर में एक मिडिल स्टेज में होंगे आज की डेट में। वो 10-15 साल बाद एक रिटायरमेंट भी प्लान कर रहे होंगे। उनके बच्चे उन पे डिपेंडेंट भी होंगे, स्कूल कॉलेज ये सब चल रहा होगा। और वो फैमिली के प्राइमरी अर्नर होंगे या बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर अर्निंग, तो बट दे आर द मेन प्रोवाइडर्स फॉर द फैमिली। फैमिली के हेड हैं वो अब आज की डेट में। उनके लिए इतना रिस्क लेना कि मैं अपना सारा कॉर्पस मार्केट में डिप्लॉय कर दूं, क्योंकि उनके पास टाइम भी नहीं है उस कॉर्पस को ग्रो करते हुए देखने के लिए। उनके पास 10-15 साल का टाइम है रिटायर होने से पहले, मान के चलते हैं। तो उनका कॉर्पस इतना ग्रो नहीं करेगा जितना एक 20-25-30 साल के व्यक्ति का ग्रो करेगा, सिंपली बिकॉज टाइम नहीं है। तो उनको प्लान ऐसे करना चाहिए, उनको अपना पोर्टफोलियो अगर अभी तक बिल्ड नहीं किया है तो उनको बिल्ड करना चाहिए एक ऐसा पोर्टफोलियो जहाँ पे शायद 50-50 लेके वो चले, जहाँ पे 50% वो मार्केट में डिप्लॉय करें, 50% वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डिप्लॉय करें जहाँ पे गारंटी है। नंबर 1। नंबर 2, उनको शायद ऐसे प्लान्स भी देखने चाहिए जहाँ पे, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अपनी फैमिली में, बहुत लोग डिपेंड करते हैं उन पे, उनको ऐसे प्लान्स भी देखने चाहिए जहाँ पे प्रोटेक्शन का भी एंगल हो, जहाँ पे थोड़ी एक लेयरिंग हो कि कल को अगर कुछ हो जाए तो फैमिली के जो लाइफ गोल्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। बच्चों का एजुकेशन, बच्चों की शादी पे कोई इम्पैक्ट ना आए, फैमिली की या वाइफ की रिटायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट ना आए, ओल्ड एज पे इम्पैक्ट ना आए। नंबर 2। नंबर 3, उनकी खुद की रिटायरमेंट उन्हें ही प्लान करनी है। हाँ। पहले क्या होता था, हम लोग सब, मतलब पेरेंट्स की जनरेशन अगर ले ली जाए तो सब लोग यही माना करते थे कि या तो गवर्नमेंट जॉब है तो पेंशन तो आएगी ही, या हमारे बच्चे हमारा ख्याल रख लेंगे। अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, छोटी छोटी फैमिलीज हो गई हैं। आजकल की जनरेशन जो है वो किसी पे डिपेंड भी नहीं करना चाहती। रिटायर भी हम जल्दी होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 45 पे ही रिटायर हो जाए, 50 पे ही रिटायर हो जाए। रिटायरमेंट इज़ नाउ नॉट रिटायरमेंट, लेकिन वो सेकेंड इनिंग्स की तरह सोचा जा रहा है। हम ये भी चाहते हैं कि 50 पे रिटायर हो जाए, लाइफस्टाइल भी हमारा अच्छा रहे, हम घूमने फिरने भी जाएं, हम खाना पीना भी करें। तो रिटायरमेंट जो है वो एक पॉजिटिव सेंस में अब देखा जा रहा है। और वो पॉजिटिव सेंस में जब देखा जा रहा है तो उसकी प्लानिंग और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम पे ही आके पड़ती है। दूसरी चीज़, आपको हर चीज़ के लिए लोन मिलेगा। आपको अपनी एजुकेशन के लिए लोन मिल जाएगा, गाड़ी खरीदने के लिए लोन मिल जाएगा, घर खरीदने के लिए लोन मिल जाएगा। खुद की रिटायरमेंट के लिए आपको कभी कोई लोन नहीं देगा। बिल्कुल। तो खुद की रिटायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे ही है। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है तो उसको रिस्क मिटिगेट करना भी ज़रूरी है। विच इज़ वेयर फॉर अ 45-50 ईयर ओल्ड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं रिस्क को कम रखूँ, मैं मार्केट में एक्सपोजर डालूँ, थोड़ा कम डालूँ, और अपने कॉर्पस को वैसे ग्रो होने दूँ। हाँ, रियलिस्टिकली देखा जाए तो फिर जो मेरे रिटर्न्स हैं वो भी मेरे को रियलिस्टिक तरीके से ही देखने पड़ेंगे।
बिल्कुल। जो 25-30 साल का कोई युवक है उसको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो शायद मुझे नहीं मिल पाएंगे। इसी एज पे अगर कोई और व्यक्ति है जिसके पास अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएटेड है, उन्होंने अच्छी कमाई करी, बिजनेस उनका अच्छा चल गया, जॉब में बहुत सक्सेसफुल हैं, या फैमिली वेल्थ है, उनके पास जैसे मैं पहले बोल रहा था एक बफर है, उनको जितना कॉर्पस चाहिए उस कॉर्पस से ज़्यादा उनके पास अवेलेबिलिटी है आज की डेट में, तो वो रिस्क लेके अपना रिस्क का एक मीटर बढ़ा के इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में भी ट्राई कर सकते हैं, व्हाई नॉट। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको अपने खुद के ही कॉर्पस को बिल्ड करना है तो फिर द स्ट्रेटजी इज़ अ मोर बैलेंस स्ट्रेटजी। तीसरी स्टेज अगर आ जाए, जस्ट रिटायर हो गए हैं, होने वाले हैं 55 ईयर्स, 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, यहाँ पे मेरी तो सजेशन यही रहेगी कि मार्केट्स से दूर ही रहे तो अच्छा है। क्योंकि आपने अब तक लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस कर लिया होगा, आपने अब तक लाइफ में अपना एक कॉर्पस बना लिया होगा, उस कॉर्पस को अब प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, उस कॉर्पस को प्रिजर्व करना ज़रूरी है, एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हम पहले बात कर रहे थे, आपकी खुद की रिटायरमेंट है। अब वो स्टेज है लाइफ की जब आपको खुद को नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है। बिल्कुल। आपकी खुद की हेल्थ, आपकी खुद का लाइफस्टाइल, आपके खुद का अगले 20-30 साल का प्लानिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी अभी तक आपने किया है उसको प्रिजर्व करिए, एनुइटी प्लान्स लीजिए, इनकम प्लान्स लीजिए, ऐसे प्लान्स लीजिए जहाँ पे गारंटी है आपके पास कि आपका कॉर्पस प्रोटेक्टेड रहेगा, इन्फ्लेशन को बीट करेगा, टैक्स के बेनिफिट्स देगा, एंड इवेंचुअली लेगेसी के फॉर्म में आप अपने बच्चों को या ग्रैंड चिल्ड्रन को वो आगे भी दे सकते हैं। सो दीज काइंड्स ऑफ प्लान्स विल मेक सेंस फॉर अ 55-60 ईयर ओल्ड व्यक्ति जिन्होंने लाइफ में सारे एक्सपीरियंस कर लिया है। उनको अब रिस्क बिल्कुल डाउन प्ले कर देना चाहिए बिल्कुल। और अपने कॉर्पस को प्रिजर्व करना चाहिए। पवित्र, अक्सर देखा जाता है जब भी इंसान फाइनेंशियल प्लानिंग की सोचता है तो कहीं ना कहीं वो करते हुए ना कुछ मिस्टेक्स अक्सर उनसे होती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आखिर वो कौन सी गलतियाँ हैं जो अमूमन लोग कर देते हैं और उन्हें बचना चाहिए उस गलती से। देखिए, मतलब सबसे बड़ी गलती जो मैं समझता हूँ वो तो है भेड़चाल फॉलो करना। अच्छा। भेड़चाल कैसे? आपने एक प्लान बनाया अपनी लाइफ का, आपने एक फाइनेंशियल प्लानिंग करी, आपने सोचा कि मैं 10, 20, 30 साल बाद के लिए आज से ही प्लानिंग कर रहा हूँ। मैंने ये 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में डिप्लॉय किया हुआ है पैसा, और अब इसमें मैं SIP के तौर पे या एनुअली के तौर पे अगर गारंटीड है तो मैं इन्वेस्ट करता जाऊँगा, और 10, 20, 30 साल बाद मेरे पास एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती जो हम ये करते हैं कि हम अपने ही डिसीजन को सेकंड गेस करने लग जाते हैं। वो तब होता है जब कहीं ना कहीं या तो मार्केट का में कोई डाउनफॉल दिखने लग जाता है हमको, तो हमें लगता है हाय, हमसे गलती हो गई। अच्छा। दूसरा वो डिसीजन हम सेकंड गेस करने लग जाते हैं जब आसपास का शोर या नॉइज़ हमको इन्फ्लुएंस करने लग जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपने जो डिसीजन लिया है उसको ट्रस्ट कीजिए। अगर आपने उसमें रिसर्च करी है, समझ के लिया है, एडवाइजर की सोच सलाह समझ ली के है। लिया है, खुद से आपने पढ़ा है, समझा है, और जो डिसीजन आपने लिया है वो ठीक लिया है अगर आपको लगता है, तो उस पर स्टिक करिए। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं, टाइम इन द मार्केट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इन्हीं वजह से ही आपका कॉर्पस ग्रो होता है। अगर आप अपने डिसीजन से पीछे हट जाएंगे, आप 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद बोलेंगे कि मैं अपना SIP अब रोक देता हूँ या मैं पैसा निकाल लेता हूँ, तो जो बेनिफिट अभी तक आपको आया है उसी बेनिफिट के ऊपर आपको आगे का बेनिफिट आना था, आप वो सारा छोड़ देंगे। दूसरा भेड़चाल का इम्पैक्ट क्या होता है? सब लोग बोल रहे थे गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, बहुत लोगों ने पैसे भी कमाए, ऑब्वियसली प्राइसेस वेंट अप लाइक एनीथिंग। लेकिन जब तक वो नॉइज़ मुझ तक पहुंची, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, जब तक वो नॉइज़ मुझ तक पहुंची, मैंने सोचा अरे सब लोगों ने बहुत पैसे कमा लिए, मैं भी डाल लेता हूँ। अब मैंने जब डाले उसके अगले हफ्ते ही रेट क्रैश हो गए। अब मैं क्या करूँ? अब तो मैंने उसमें कई लाख डाल दिया, अब वो 20, 30, 40% डाउन हो गया। अब मैं क्या करूँ? अब मैं फंस गया। तो इस टाइप के डिसीजंस, क्रिप्टो करेंसी, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल है, अगर आपके बेसिक्स
के बाहर आपके पास कॉर्पस है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिप्टो में भी अगर आप देखेंगे, बिटकॉइन देखेंगे या जो भी टॉप के क्रिप्टो रहते हैं आज की डेट में, वो भी आई थिंक एक साल में डबल डिजिट डाउन है, 20, 25, 30% डाउन है। हाँ। और यही इसी साल वो 20, 30, 40% अब भी थे। तो जितना वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट होता है उतना ही रिस्की होता है वो। लॉन्ग टर्म में हाँ शायद ये सारी चीज़ें प्ले आउट कर जाती हैं। तो अगर आपने एक मार्केट बेस्ड डिसीजन लिया है, उस पर स्टिक करिए, भेड़ चाल की ज़्यादा मत सुनिए। हाँ, अगर सुन रहे हैं तो उस पर रिसर्च करिए, रिसर्च करके फिर इम्प्लीमेंट करिए। अगर आपको कमोडिटी में इन्वेस्ट करना ही है तो आप SIP के रूप में करिए। हाँ। आप उसको लॉन्ग टर्म के एंगल से देखिए और लॉन्ग टर्म के एंगल से इन्वेस्ट करिए। ऐसे मत करिए कि मैंने सुना और एक्सपेक्ट किया कि 1 महीने में पैसा डबल। ऐसी स्कीम्स सुनने में अच्छी लगती हैं लेकिन रियलिटी में बहुत कम लोगों को लक की वजह से ये मिल पाता है। रिटेल इन्वेस्टर्स का लक ज़्यादा चलता है रादर दैन रिसर्च। दूसरी गलती जो मैं ओवरऑल सोचूंगा लोग करते हैं वो ये करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमें क्या लगता है कि हम अपना रिवॉर्ड मैक्सिमाइज कर दें, अपना रिटर्न को मैक्सिमाइज कर दें, तो मैं सारा का सारा पैसा अपना मार्केट में लगाना शुरू कर देता हूँ। लॉन्ग टर्म में शायद वो काम कर जाए, शायद वो आपको बीच में हिट भी दे दे थोड़ा सा, लेकिन होता क्या है कि सबके पास ये समझ तो है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखना है, लेकिन ये विल पावर शायद नहीं होती कि जब मार्केट 20, 25, 30% का एक डाउनफॉल लेगी तो मैं स्टे इन्वेस्टेड वाली जो फिलॉसफी है उस पे मैं रह पाऊँगा कि नहीं रह पाऊँगा। उस टाइम पे फिर आप मार्केट से पीछे हटने लग जाते हैं और एक लॉस के साइकिल में घुस जाते हैं। हाँ। यहीं पे अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा और आपके पास मार्केट एक्सपोजर रहेगा अपनी एज के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, वो आपको खुद समझना है। देयर आर एडवाइजर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत रिसर्च है, आप समझ सकते हैं, लेकिन वो सबका थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल, अपने एज के हिसाब से आप अपना एक बैलेंस बनाइए। अगर आपने मार्केट में डिप्लॉय किया है और आपने गारंटीड प्लान्स में डिप्लॉय किया है तो आपके पास हमेशा एक सेफ्टी नेट रहता है। आपका मेंटल पीस हमेशा ज़्यादा रहता है मार्केट के डाउनफॉल के साइकिल में, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास एक बफर तो है ही, एक गारंटीड कंपोनेंट है मेरे पास, एंड हेंस आप मार्केट में और लंबे के लिए टिकने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस रहता है। तो ये एक दूसरी गलती है जो लोग करते हैं।